Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. You are Today's visible also, presentation. audible also. Okay, sir. Today's presentation includes brief importance of Sweden. Next, the definition and different types of Sweden, the general indications and contraindications of the Sweden karma, and the different modalities of Sweden therapy in clinical practice, the probable mode of action, the conclusion or summary. So first we'll start with introduction of Sweden karma. Sweden karma has not got any importance in Shodhan, but it is established as a Purva karma to Shodhan. But as a whole, when we look at Sweden karma, it can be divided into three categories. First, as a Purva karma to Shodhan. Second, as Pradhan karma to in various disease. One among Shadavidha Upakarma. And Paschat Svedya, that is in Mudagarbha, Suprajata, and Shalla Aparita. That is when foreign bodies or any shalla is removed, we can apply Svedan Chikitsa over there. Also, it is a prime modality treatment in Vata Kapha disorders. और स्वेद जो है कि वो मेद धातु का मल बताया गया है और स्वेद का प्राकृत कर्म जो है वो क्लेद धारण करना है। जैसे हमें कोई भी व्यवहार करना है या प्रैक्टिस करनी है क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसको बगैर हम शास्त्र के पढ़े बिना या शास्त्र का अभ्यास किए बिना हम आगे नहीं जा सकते, व्यवहार में नहीं उतर सकते। इसके लिए हम पहले शास्त्र में या आयुर्वेद में संहिताओं में स्वेदन का कहाँ पे वर्णन आया है और क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसकी डेफिनेशन जो है चरक सूत्र स्थान में आई है कि स्तंभ गौरव शीतगणम स्वेदनम स्वेदकारकम, मतलब जिस कर्म से शरीर में स्तंभ मतलब स्टिफनेस दूर होता है, गौरव मतलब हैवीनेस, और शीतगण मतलब शैत्य दूर होता है, और जिससे पसीना आता है, तो सभी कर्मों को स्वेदन कहलाते हैं। और उसकी निरुक्ति देखी जाए तो स्वेद कारकम घर्म कारकम ऐसा बोला गया है चक्रपाणी ने, कि जिससे शरीर में पसीना आता है उसको स्वेदन ऐसा बोलते हैं। तो स्वेदन का पूर्व कर्म में महत्व क्या है? हम लोग हमेशा पता है कि वमन है या विरेचन है, उसके पहले हम लोग पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन करते हैं। तो स्नेहन से दोषों का विलयन क्लिन्नता आती है, दोषों की वृद्धि होती है, और दोषों का विलयन करके द्रवीभूत करके उनको कोष्ठ में लाना, ये स्वेदन का कर्म रहता है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि स्निग्ध से सूक्ष्मेशु आयनेशु लीनम स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम। स्वेदन जो है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतस में जो दोष रहते हैं, जो लीन दोष रहते हैं, उनको द्रवत्व लाके उनको कोष्ठ में लाते हैं, और कोष्ठ में लाके हम लोग उसको यथा मार्ग से ऊर्ध्व मार्ग से अधो मार्ग से शोधन कर सकते हैं। आर्द्र काष्ठम यथावन्नी विशंद्यति सर्वथा तथा स्निग्धस्य वे दोषान स्वेदो विशंदिते स्थिरान। जैसे गीले लकड़े को अगर उसको अग्नि दिया जाता है तो उसका सभी द्रवांश शोषित किया जाता है। उसी तैयारी से अगर हम स्नेहपूर्वक अगर स्वेदन कराते हैं शरीर में, तो दोषों का विलयन होके, दोष द्रवीभूत होके कोष्ठ में आने के लिए मदद होती है। और यही जो है कि सुश्रुत में भी वैसे ही बोला है कि स्नेह कीलना दोष धातु संस्थाश्च दोषः स्वस्थानस्य ये च मार्गेषु लीनः सम्यक स्वेदयो जीतस्ते द्रवत्वं प्राप्तः कोष्ठम शोधयत अंतिशेषम। मतलब स्वेदन का मुख्य पूर्व कर्म में कर्म है कि उसको दोषों को द्रवीभूत करना और उनको कोष्ठ में लाना। और स्वेदन एज ए प्रधान कर्म, मतलब अगर हम लोग चिकित्सा में खाली स्वेदन ही यूज करते हैं, जैसे कि षष्टिशली पिंड स्वेद है या पत्रपिंड स्वेद है, तो उससे व्याधियों में जैसे कि संधिगत वात है या आमवात है, ऐसी अवस्थाओं में प्रधान कर्म में जब हम स्वेदन का यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या लक्षण या क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये उन्होंने बोला है कि अग्नि दीप्ति ही अग्नि का वरदान होता है, त्वक मार्दवता आती है, त्वक प्रसादन होता है, भक्त श्रद्धा मतलब अग्नि वृद्धि होती है, स्रोतसम निर्मलत्व मतलब स्रोतसम निर्मलत्व मतलब स्रोतसों का विशोधन होता है, अगर स्रोतरोध है वो दूर होता है, और उससे निद्रा और तंद्रा इसका भी नाश होता है, और
संधि स्तब्धता जो है वो भी दिखती है। और चेष्टेदाशु मतलब संधि की जो फ्री मूवमेंट्स है, मोबिलाइजेशन जो है वो अच्छी तरीके से स्वेदन से होता है। सुश्रुत ने भी वही बोला है कि स्वेद स्राव हो मतलब पसीना आता है, व्याधि हानि ही व्याधि का नाश होता है। लघुत्वम शरीरस्य शरीर में लघुता उत्पन्न होती है। और शीतार्थित्वम मतलब शीत गुणों की इच्छा उत्पन्न होती है। और मार्दवम च आतुरस्य रुग्णों में या आतुर में अंगों में मृदुता या मार्दवता उत्पन्न होती है। ये स्वेदन एस प्रधान कर्म में जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें दिखाई देता है। प्रधान कर्म में स्वेदन जो है ये षड उपक्रम में बोला गया है। षड उपक्रम जो है भ्रुवन, लंघन, स्नेहन, रुक्षण, स्तंभन, स्वेदन, इसमें अपतर्पण कैटेगरी में जो है वो स्वेदन आता है। द्विध उपक्रम में भी स्वेदन का अंतर्भूत जो है हम लोग दोनों तरफ भी कर सकते हैं। अपतर्पण में कहाँ पे यूज करना है और संतर्पण में स्वेदन का कहाँ पे यूज करना है। अगर स्वेदन जो है वो रुक्ष द्रव्यों से अगर यूज करते हैं, जैसे कि वालुका है या चूर्ण है, तो वो अपतर्पण करने वाला रहता है और वो वात कफज विकारों में उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। वही अगर स्निग्ध द्रव्यों के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो संतर्पण करने वाला होता है। जैसे कि षष्टिशाली पिंड स्वेद है या कुक्कुट अंड पिंड स्वेद है या अन्नलेपन विधि है, ये सभी संतर्पण करने वाली स्वेदन की कैटेगरी रहती है। ये सभी वात पित्त शामक रहती है। आगे चल के हम लोग इसी का एलाबोरेशन देखने वाले हैं। ग्रंथों में स्वेदन के प्रकार क्या क्या बोले गए हैं ये हम लोग देखेंगे। चरक ने स्वेदन के 2 भेद 3 भेद ऐसे भेद किए हैं उसमें से। और वाग्भट ने और सुश्रुत ने चतुर्विध स्वेदन बोले हैं, जैसे कि ताप स्वेद, उष्म स्वेद, द्रव स्वेद और उपनाह स्वेद। इसमें से जो ताप स्वेद है वो ताप स्वेद हम लोग कोई कपड़े से या कोई क्लोथ से या कोई मेटेलिक वेसल से उसको गर्म करके जो कोई भी अंग है उसके ऊपर हम लोग स्वेदन करते हैं, उसको ताप स्वेद बोलते हैं। यहाँ पे हीट ट्रांसफ्यूशन जो है वो कपड़े के सहायता से या अपने हाथों के सहायता से इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च इसमें अगर टेम्परेचर देखा जाए तो तापस्वेद में 28 to 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और ये हम लोग ज्यादातर सुकुमार व्यक्तियों में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है उष्मस्वेद। उष्मस्वेद जो है इसमें जो विविध औषधियों का काढ़ा है उसकी स्टीम से वेसल के सहायता से या नोजल से हम लोग उसका स्वेदन कराते हैं। जैसे कि हम लोग पेटी स्वेद देते हैं या बाष्प स्वेद, इसको हम लोग उष्म स्वेद के अंतर्भूत कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर शरीर का टेम्परेचर जो है स्वेदन द्रव्यों का जो है वो 40 to 46 डिग्री तक रहता है तो उसमें अच्छी तरह से स्वेदन होता है। तीसरा आता है उपनाह स्वेद। उपनाह स्वेद मतलब औषधि द्रव्यों का उष्ण लेप करके उसको बंधा जाता है या बंधन स्वरूप में किया जाता है। जैसे कि पोल्टिस होता है उसको ये इसका टेम्परेचर बेसिकली 32 to 36 डिग्री सेल्सियस तक होता है ताकि वो ज्यादा गर्मी ना हो और बर्न स्वरूप में ना हो, कोई दग्ध ना हो रुग्ण में। इसलिए उसका टेम्परेचर कोष्ण ये स्वरूप में रहता है। 32 to 36 डिग्री तक हम लोग इसको तपा सकते हैं जो द्रव्य यूज करते हैं। दूसरा आता है द्रवस्वेद। द्रवस्वेद जो है इसके भी 2 प्रकार होते हैं कि अवगाह और परिषेक। अवगाह मतलब सबमर्जिंग, मतलब इसमें डिबो के रखना है रुग्णों को। और परिषेक मतलब उसके ऊपर धारा छोड़नी है, पोरिंग। इसका टेम्परेचर अगर रहता है वो जो द्रव्य यूज करते हैं उसका टेम्परेचर 36 to 40 डिग्री तक होना चाहिए। वैसे ही काश्यप ने भी और भेल संहिता में स्वेदन के 8 प्रकार बोले गए हैं। हस्त, प्रदेह, नाड़ी, संकर, प्रस्तर, उपनाह, अवगाह और परिषेक स्वेद। इसमें से हम लोग जो हस्त स्वेद है इसका अंतर्भूत ताप स्वेद में कर सकते हैं। और उपनाह स्वेद और प्रदेह स्वेद इसका उपनाह स्वेद में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और द्रव स्वेद में इसके 2 भेद किए हैं यहाँ पे, अवगाह और परिषेक। और बाकी जो 3 रहते हैं नाड़ी, प्रस्तर और संकर, इन सभी का डिवीजन जो है, इन सभी का अंतर्भूत जो है वो हम लोग उष्म स्वेद में कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू चरक अग्निस्वेद के 13 प्रकार बोले गए हैं। संकर, प्रस्तर, नाड़ी, परिषेक, अवगाहनम, जेंता को अश्मघ्ना कर्षु कूटी भूकुंभिक एव च कुपो होलाक इति यत स्वेदयन्ति त्रयोदश।
इसमें से हम लोग प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं वो है कि संकर स्वेद है, नाड़ी स्वेद है, परिक्षेक स्वेद है, अवघा स्वेद है, ये हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू अग्निभेद जो है वो निराग्नि स्वेद भी आता है। निराग्नि स्वेद के 10 भेद बोले गए हैं चरक में। व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रावरणम सुधा बहुपाणम भय क्रोध उपनः आहवा आतपः स्वेदयंती दशयतानि नरम अग्नि गुणात धृते हैं। ये जो निराग्नि स्वेद है, इसमें अग्नि का डायरेक्ट संपर्क नहीं होता, फिर भी स्वेदन की प्रक्रिया घटती है। इसमें दो तरीके से हम लोग स्वेदन इंड्यूस कर सकते हैं। एक तो हीट इज जनरेटेड, स्वेदन जो है वो अपने शरीर में ही प्रयुक्त होता है। हीट इज जनरेटेड इनसाइड आवर बॉडी, और वी कैन हीट लॉस जो है, शरीर में से जो हीट लॉस निकलता है उसको हम लोग रोक सकते हैं। जैसे कि गुरु प्रावरण है, वो हीट लॉस न होने के लिए मदद करता है। तो ये सभी टाइप जो आते हैं वो सभी निराग्नि स्वेद में आते हैं। व्यायाम, गुरु प्रावरणम, क्षुधाम, बहुपान, भय, उपनाह, क्रोध, इससे हम लोग शरीर में हीट जनरेशन करते हैं, और ये निराग्नि स्वेद के इसमें हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि भय और क्रोध है, ये जैसे कि एड्रिनल सिक्रीशन जो होते हैं, एड्रिनल नॉर्वेन सिक्रीशन, इसकी वजह से जो फियर फ्राइट मैकेनिज्म जो होता है, हाँ, उसके वजह से ये भी स्वेदन कारक रहते हैं। ग्रंथ में इसका उपयोग जो है वो कफ मेदान्वितो वायु ऐसा बोला है। जहाँ जहाँ पे कफ और मेद का आवरण है और कफ मेदावृत वायु है, यहाँ पे हम लोग ये स्वेदन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि उरुस्तंभ व्याधि है, स्थौल्य व्याधि है, इसमें हम लोग व्यायाम स्वरूप में निराग्नि स्वेदन करा सकते हैं रुग्ण को। वही एक शॉर्ट में दिया है कि द्वंद्व स्वेद जो है वो यूज ऑफ अग्नि क्या हिसाब से स अग्नि स्वेद, निराग्नि स्वेद है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्वेदन द्रव्य, उसके अकॉर्डिंग स्निग्ध स्वेद, वृक्ष स्वेद, जो हम लोग द्रव्य यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग स्निग्ध और वृक्ष होते हैं। साइट ऑफ स्वेद मतलब एकांग स्वेद कर रहे हैं, कोई खाली हस्त पे कर रहे हो, खाली पाद पे कर रहे हो, तो उसको एकांग स्वेद बोलते हैं। और सर्वांग स्वेद मतलब पूरे शरीर को स्वेदन की प्रक्रिया देना, उसको सर्वांग स्वेद। अकॉर्डिंग टू कर्म ऑफ स्वेदन मतलब संशोधन स्वेद और संशमन स्वेद, ये डल्लन में आया है। संशोधन स्वेदन मतलब जो एज ए पूर्व कर्म में हम लोग करते हैं, जैसे कि वमन विरेचन या निरोबस्ती के पहले जो करते हैं उसको संशोधन स्वेदन के अंतर्गत आता है। और संशमन स्वेद मतलब जो व्याधि के शमन के लिए हम लोग करते हैं, जैसे कि षष्टिशाली पिंड स्वेद है, वालुका बुटली स्वेद है, ये सभी संशमन स्वेद में आते हैं। इसके भी वृक्ष स्वेद, स्निग्ध स्वेद और स्निग्ध वृक्ष स्वेद ऐसे भेद होते हैं। वृक्ष स्वेद में वालुका पोटली, चूर्ण पोटली स्वेद ये आते हैं। स्निग्ध में षष्टिशाली पिंड स्वेद, पत्र पोटली स्वेद ये आते हैं। और स्निग्ध वृक्ष स्वेद में जम्बीर पिंड स्वेद या धान्याम्ल स्वेद, ये सभी स्निग्ध वृक्ष स्वेद में आ सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ स्वेदन, मृदु स्वेद देना है, मध्यम स्वेद देना है, महान स्वेद देना है, ये भी इसके भेद किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है चतुर्विध स्वेदन मतलब मोड ऑफ एप्लीकेशन। जैसे पहले बोला कि ताप स्वेद, उष्म स्वेद, उपनाह स्वेद और द्रव स्वेद। इंडिकेशन जो है वो चरक में, वाग्भट में आए हैं। प्रतिशाय कास्तशाय से श्लोक की शुरुआत है उसकी। हम लोगों ने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्रोतस, कौन कौन से स्रोतस में उत्पन्न होने वाले व्याधियों में इसका हम लोग यूज कर सकते हैं वो देखे। प्राणव स्रोतस में प्रतिशाय कास श्वास हिक्का में हम लोग स्वेदन प्रयोग कर सकते हैं। मूत्र व स्रोतस के विकारों में जैसे कि मूत्राघात है, मूत्रकृच्छ है, इसमें आमदोषज विकार जैसे कि आलसक है, विसूचिका है, इसमें वात व्याधियों में कौन से भी शूल है, संधिगत वात है, वातकंटक है, अंगमर्द है, गुरुद्रसी है, ऐसे विकारों में हम लोग यूज कर सकते हैं। और वात कफात्मक जहाँ पे संप्राप्ति घटती है, मतलब जहाँ पे ग्रह है, स्टिफनेस है, जैसे कि पार्श्व पृष्ठ कटी ग्रह, गल ग्रह, इनमें हम लोग स्वेदन का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशल इंडिकेशंस, सुश्रुत ने हर एक स्वेदक को कहाँ कहाँ पे यूज करना है, कौन कौन से रोगों में यूज करना है बताया है। ताप स्वेद जो है, जो कफज रोग है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। उष्म स्वेद जो है वो भी कफज रोगों में यूज कर सकते हैं। द्रव स्वेद जो है, जो पित्तानुबंधी वात रोग है, मतलब जैसे कि मूत्राशमरी है, आर्श है, ऐसे व्याधियों में हम लोग द्रव स्वेद का यूज कर सकते हैं। उपनाह स्वेद जो है वो वात रोगों में, जहाँ पे अत्यंतिक ऊर्जा रहती है, अत्यंतिक स्तब्धता रहती है, ऐसी अवस्थाओं में उपनाह स्वेद का यूज कर सकते हैं। निराग्नि स्वेद जहाँ पे कफ मेदावृत वात रोग है, जैसे कि उरुस्तंभ है, स्थौल्य है,
ऐसे या मधुमेह जैसे या प्रमेह जैसे विकार हैं, ऐसी अवस्थाओं में निराग्नि स्वेद हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू पर्सन्स, मतलब जो नित्य मद्य सेवन करने वाले रहते हैं, गर्भिणी अवस्था में स्वेदन नहीं करना चाहिए, जिससे कि गर्भस्राव वगैरह हो सकता है, इसलिए उसमें नहीं करना चाहिए। पित्त प्रकृति के व्यक्ति में भी नहीं करना चाहिए, ताकि उसमें उष्ण तीक्ष्ण गुण और बढ़ते हैं और भ्रम, मूर्छा इत्यादि कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इसलिए उनमें भी ज्यादा स्वेदन नहीं करना चाहिए। पित्तज व्याधियों में जैसे कि रक्तपित्त है, दग्ध है, पित्तमय है, तृष्णा है, क्षुधा है या कामला है, ऐसी अवस्थाओं में भी नहीं करना चाहिए। त्वक विकार जैसे कि कुष्ठ, कुष्ठ ये क्लेद बहुल संप्राप्ति बोली गई है, उसमें भी अगर स्वेदन करते हैं तो कोत की उत्पत्ति हो सकती है, इसलिए वहां पे नहीं करना चाहिए। धातु क्षयात्मक जैसे कि अति दुर्बलता है, ओजक्षय है, शुक्रशय है, शोष है या उरुक्षत है, ऐसी अवस्था में अगर स्वेदन करते हैं तो भी आपतर्पण होके और धातु क्षयात्मक हो सकता है, इसलिए इन अवस्थाओं में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मधुमेह, गुदभ्रंश, विष विकार, स्थूल और उदर जैसे विकारों में भी स्वेदन नहीं करना चाहिए। अब हम लोग ये शास्त्र वचन या शास्त्र में क्या क्या आया है इसके बारे में हम लोगों ने देखा, स्वेदन के बारे में। हम लोग प्रैक्टिकली स्वेदन का कहाँ पे यूटिलिटी कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ स्वेदन हम लोग पूर्व कर्म में यूज कर सकते हैं या प्रधान कर्म में, अकॉर्डिंग टू भेद, जैसे कि अग्नि स्वेद यूज करना है या निराग्नि स्वेद यूज करना है, यह हम लोग देख सकते हैं। फिर उसमें स्निग्ध स्वेद देना है या वृक्ष स्वेद देना है, तो डिपेंड्स ऑन द व्याधि, रुग्ण अवस्था। नेक्स्ट आता है कि उसको अगर सार्वधायिक देना है या स्थानिक स्वेद देना है। और सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्वेद, मतलब उसमें वालू का पोटली स्वेद देना है या चूर्ण पिंड स्वेद देना है या षष्टिशाली पिंड स्वेद देना है, उसके क्राइटेरियाज है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स, उसमें कौन कौन से द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए वो भी हम लोग आगे हर एक प्रकार के विस्तार से देखेंगे। पहले स्वेदन एज पूर्व कर्म, हम लोग स्वेदन एज ए पूर्व कर्म कहाँ पे यूज करते हैं। सर्वांग बाष्प स्वेद जो है वो स्नेहन पश्चात, मतलब सर्वांग अभ्यंग के पश्चात हम लोग वमन और वीरेशन में देते हैं। वैसे ही सर्वांग या स्थानिक स्वेदन बस्ती या नस्य या सिरावेद में भी देते हैं। नस्य में तापस्वेद हम लोग यूज करते हैं, मुख प्रदेशी, ललाट प्रदेशी या मन्या और गल प्रदेशी हम लोग स्थानिक स्नहन करके वहां पे तापस्वेद या हस्तस्वेद देते हैं। और अत्यायिक अवस्थाओं में भी नाड़ी, प्रस्तर और संकर स्वेद, ये हिक्का और श्वास विकारों में इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और निराग्नि स्वेदों का उपयोग भी उरुष्टम या स्तौल्य में हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्वेदन एज प्रधान कर्म। प्रधान कर्म के रूप में हम लोग कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से प्रकार के अनुसार हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। उसका है पहला जो आता है वो संकर स्वेद या पोटली स्वेद, उसको हम लोग पिंड स्वेद भी बोलते हैं। पिंड मतलब बोलस फॉर्म में जो द्रव्य है उसको कपड़े में टाई करके उसका हम लोग अफेक्टेड बॉडी पार्ट पे या जहाँ पे रुजा है वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग पिंड स्वेद या पोटली स्वेद ऐसा बोलते हैं। उसमें कौन से द्रव्य इस्तेमाल करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वृक्ष स्वेद या स्निग्ध स्वेद ऐसा नामकरण किया जाता है। हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर्स डिस्कस नहीं करेंगे कि उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके खाली क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या है और वो कहाँ कहाँ पे यूज करना है और उसमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें वृक्ष स्वेद और स्निग्ध स्वेद जो है ये कहाँ कहाँ पे यूज करना है। तो वृक्ष स्वेद जो है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि चूर्ण पिंड स्वेद है, वालुका पोटली स्वेद है या लवण पिंड स्वेद है, ये आमयुक्त कंडीशंस में या उपस्तंभित वात व्याधियों में इसका यूज करना है। वैसे जैसे कि कफ संश्लिष्ट या कफावृत वात व्याधि है उसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, जैसे कि आम वात है, वात कफज मन्यास्तंभ है, गुरुद्रसी है वात कफज, या उपस्तंभित संधिगत वात है या उरुस्तंभ है, इसमें हम लोगों को वृक्ष स्वेद का यूज करना है। और इसके बराबर विपरीत जो है वो स्निग्ध स्वेद आता है। स्निग्ध स्वेद जो है वो निराम अवस्था में या निरुपस्तंभित वात व्याधि में इसका इस्तेमाल करते हैं। वात प्रदान जो व्याधि रहते हैं इसमें, जैसे कि डिजेनरेटिव डिसीज रहते हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस रहते हैं, उसमें हम लोग स्निग्ध स्वेद का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि धातु क्षयजन्य संधिगत वात, कर्मक्षयजन्य वात व्याधि, पक्षाघात, आर्दित, कटिशूल और कंपवात,
इसमें हम लोग स्निग्ध स्वेद का उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला है चूर्ण पिंड स्वेद, उसके उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चूर्ण पिंड स्वेद को भी केरल ट्रेडिशंस में इसको कोड़ी कीजी बोलते हैं। जैसे कि षष्टिकशाली पिंड स्वेद को नवर कीजी बोलते हैं, इसको ओड़ कीजी बोलते हैं। चूर्ण पिंड स्वेद इज वन अमंग द उष्म स्वेद. It is done with the boluses of various Churnas, especially Sarashapa, Shatapushpa, Jatamausi, Atasi, etc. It can be done as snigdha or ruksha sweat according to the condition. इसमें अगर स्निग्ध चूर्ण पिंड स्वेद करता है तो इसमें पहले ऑयल एप्लीकेशन करते हैं पूरे शरीर को, और उसके बाद हम लोग ये चूर्ण पिंड स्वेद अप्लाई करते हैं। इसमें जो चूर्ण रहते हैं ये सभी उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक रहते हैं। ये सभी जो चूर्ण है इसमें हम लोग ये जो पोटली रहती है या डेली हम लोगों को चेंज करनी रहती है। इस पोटली में, इस चूर्ण में हम लोग मंजिष्ठा, हरिद्रा या खजूर चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि स्किन रैशेस या एलर्जिक रिएक्शंस ना हो स्किन के ऊपर, उसके लिए। हेलो। ये इसके इंडिकेशंस है रूमेटिक फीवर, आमद ज्वर और कफर्ड डोमिनेंट कंडीशंस ऑफ जॉइंट्स, जैसे कि आमवात क्या अवस्था है, या वात कफज मन्नास्तंभ है, या रुद्रसी, ऐसे अवस्था में हम लोग चूर्ण पिंड स्वेद का यूज कर सकते हैं। इंडिकेशंस ऑफ वेरियस चूर्ण, प्रैक्टिकली हम लोग कौन कौन से चूर्ण यूज करते हैं और कौन कौन सी अवस्थाओं में उसका उपयोग करना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कोट्टम चुक्कादी चूर्ण करके आता है, ये जहाँ पे पेन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस रहती है, वात कफ दोष क्या अकॉर्डिंगली, या ड्यू टू मॉर्बिड वात कफ प्रकोपजन्य शूल और शोथ रहता है, उसमें हम लोग कोट्टम चुक्कादी चूर्ण यूज कर सकते हैं। जटामयादि चूर्ण जो है, ये वात रक्त या जहाँ पे दाह युक्त सेंसेशंस रहते हैं या बर्निंग सेंसेशंस रहते हैं, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। रासनादि चूर्ण जो है वो शोथ प्रदान अवस्था है, शोथ प्रदान या उपस्तंभित संदिग्ध वात, इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोल कुलत्तादि चूर्ण, ये पेन और स्टिफनेस जो है, ये अगर मॉर्बिड कफ से, मतलब कफ दूषित होने की वजह से अगर है, तो उसमें हम लोग कोल कुलत्तादि चूर्ण यूज कर सकते हैं। नागरादि चूर्ण जो है वो पेन और स्वेलिंग रहता है अगर वात दोष की वजह से, तो उसमें हम लोग नागरादि चूर्ण का यूज कर सकते हैं। दशांग चूर्ण जो है वो पेन और बर्निंग सेंसेशन जब जहाँ पे रहता है, शोथ प्रधान अवस्था रहती है, ऐसी अवस्था में हम लोग दशांग चूर्ण का पिंड स्वेद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वालू का पोटली स्वेद। वालू का पोटली स्वेद भी ये अपने को हमें पता है कि आमवात अवस्था में यूज करने वाला एक इफेक्टिव स्वेदन पोटली स्वेद है। ये मोस्ट इकोनॉमिकल एंड वेरी इफेक्टिव है इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ जॉइंट डिसीजेस, जैसे कि कफानुबंध वात व्याधिज है, तमक श्वास है, कफवात श्वास है, विसूजिका, ऐसे अवस्थाओं में, ग्रंथि है, उरुस्तंभ है, मेदावृत्तवात है, ऐसे अवस्थाओं में हम लोग वालू का पोटली स्वेद का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक लवण पिंड स्वेद करके आता है, ये भी कॉमनली यूज इन आमवात रहता है। ये भी इजी रहता है एप्लीकेशन के लिए। इसको कब तक अप्लाई करना है, ये जो वृक्ष स्वेदन जो है, ये सभी जो है, ये जब तक ग्रह कम नहीं होता तब तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, या शोथ प्रदान जो अवस्था है वो जब तक कम नहीं होती तब तक हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी जो वृक्ष स्वेदन रहते हैं, पोटली स्वेद, इसको टैपिंग पद्धति से अपने शरीर पर इस्तेमाल करना चाहिए। टैपिंग मतलब खाली वहाँ पे पोटली का स्पर्श होना चाहिए, उष्ण स्पर्श, उसको रब नहीं करना है पोटली को अपने शरीर पे, या उसको स्क्वीज नहीं करना है। ये रबिंग और स्क्वीजिंग जो है वो स्निग्ध पिंड स्वेद में हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वृक्ष स्वेद है, यहाँ पे खाली उसकी उष्णता का संपर्क होना जरूरी रहता है, तो इसके लिए हम लोग उसको टैपिंग पद्धति का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। अभी नेक्स्ट आता है स्निग्ध पिंड स्वेद। उसमें हम लोग पहले देखेंगे कि पत्रपिंड स्वेद। पत्रपिंड स्वेद जो है, पत्र पोटली स्वेद रेफर्स टू द सुडेशन परफॉर्म बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड बंडल ऑफ मेडिसिनल लीव्स। इसमें कई सारे वातहर द्रव्यों के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि निर्गुंडी है, चिंचा है, आर्क है,
एरंडा है, करंज पत्र है, शिगरू पत्र है, वरुण पत्र है, वासा पत्र है, सहचर पत्र है या निम्ब पत्र है। इनका इनको पका कर इसको एक पोटली में बांध कर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके इंडिकेशन जो है, ये वेदना प्रधान वात व्याधि में या कफ संश्लिष्ट वात व्याधि में, जैसे कि मन्नाशूल है, कटिशूल है, और पेन ड्यू टू इंट्रावर्टिबुलर डिस्क प्रोलैप्स है, और पैरास्पाइनल मस्कुलर स्पैज्म जहाँ पे है, ऐसी अवस्था में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये भी जो है, इसका भी टैपिंग और हल्का रबिंग कर सकते हैं ये पत्रपिंड स्वेद का, ताकि हम लोग रैशेस या बर्न्स अवॉइड कर सकते। इसलिए आप हम लोगों को पत्रपिंड स्वेद भी टैपिंग और हल्का रबिंग करके यूज करना है। नेक्स्ट आता है शक्तिशाली पिंड स्वेद, इसको ही नवरकीजी बोलते हैं। शक्तिशाली मतलब जो 60 दिन में उत्पन्न होती है, ऐसा जो राइस का प्रकार है उसको शक्तिशाली बोलते हैं, और इसको ही ये प्रोसीजर में यूज करते हैं, इसलिए इसको शक्तिशाली पिंड स्वेद कहा गया है। शक्तिशाली पिंड स्वेद is the procedure by which the whole body or any specific part is made to perspire by the application of cooked navra rice in bala quat and milk। इसमें बला मूल का शिरपाक करके इसका हम लोग पोटली यूज करते हैं। ये शक्तिशाली जो है, इसके गुण जो है, स्निग्ध रहते हैं, गुरु है, स्थिर है, शीत है और त्रिदोषगण है। यह एक भ्रूण कैटेगरी करने वाला स्वेदन रहता है। इसको हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं, जो नवरा राइस है या शक्तिशाली राइस है उसको ये बलामूल के क्वाथ में उसको प्रिपेयर करते हैं, पक्व करते हैं, और उसके बोलोसिस तैयार करके उसकी पोटलियाँ तैयार करते हैं। इसके इंडिकेशन जो है, ये निरूपस्तंभित वात व्याधि या मांस शोष, संदिग्ध वात, पक्षाघात, ऐसे अवस्थाओं में इसको यूज करते हैं। इसके डिजेनरेटिव कंडीशंस जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मायल्जिया है, जेवी सिंड्रोम है, इसमें हम लोग यूज करते हैं। न्यूरोमस्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जैसे कि हेमिप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है, पैरालिसिस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, सेरिब्रल पाल्सी है, ऐसी अवस्थाओं में इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ये पिंड स्वेद, शक्तिशाली पिंड स्वेद, इसमें तीनों मेथड्स अप्लाई होती है, जैसे कि टैपिंग है, रबिंग है और स्क्वीजिंग है। स्क्वीजिंग से जो है कि इसके अंदर का जो द्रव्य रहता है वो अपने शरीर पे उसका लेपन होना चाहिए, इसके लिए हम लोग इसका स्क्वीजिंग टेक्निक इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर से जो कंटेंट निकलता है ये पूरे बॉडी को लगाना चाहिए या लेपन फॉर्म में उसका उपयोग होना चाहिए। ये ट्रीटमेंट जो है, इसको शक्तिशाली पिंड स्वेद जो है, ये न्यूट्रिशंस में भी रिच रहती है, इसीलिए इसको ट्रांसक्यूटेनस न्यूट्राक्यूटिको थेरेपी भी कहा गया है। ये जो है, इसके बेनिफिट जो है शक्तिशाली पिंड स्वेद के, ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, इसका अपने स्किन का कलर और कॉम्प्लेक्शन भी इंप्रूव करता है, ये इंक्रीजेस द अपने शरीर का बल और स्थिरीकरण करने में भी ये श्रेष्ठ है। इसीलिए इसका शक्तिशाली पिंड स्वेद का उपयोग हम रसायन कर्म के लिए भी कर सकते हैं, या रिजुनेशन ट्रीटमेंट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें शक्तिशाली पिंड स्वेद में और कई वैरायटीज रहती है, जैसे कि हम लोग शक्तिशाली की जगह पे कुलत या तिल या माश इन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, या इसमें मांस रस या मांस जो रहता है, अ, आजा मांस या कुकुट मांस, इसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये सभी हाई इन प्रोटीन्स रहते हैं, तो इससे अपने शरीर में स्ट्रेंथनिंग और स्टेबिलिटी का वरदान होता है। नेक्स्ट आता है कुक्कुट अंडा पिंड स्वेद। इसमें भी कुक्कुट अंडा मतलब एक योग जो रहता है, इसका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये भी इसमें कुक्कुट अंडा, हरिद्रा और सेंधव एक साथ इस्तेमाल करके इसकी पोटली बना के इसका पिंड स्वेद करते हैं। कभी कभार इसके एक शेल मतलब जो व्हाइट पार्ट रहता है उसको कुक्कुट अंडा त्वक बोलते हैं, उसका भी अस्थिक्षय में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके इंडिकेशन जो है वो अर्दित में, अवभाहुक में, मन्नास्तंभ में और संदिग्ध वात में इसका मेनली उपयोग होता है। कुक्कुट अंडा पिंड स्वेद जो है, ये मेजरली केरली ट्रेडिशंस में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है जंबीर पिंड स्वेद। इसमें भी
जंबीर मतलब साइट्रस लेमन जो होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मेजरली अवभावुक या फ्रोजन शोल्डर के डिसीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके कंटेंट्स है जंबीर, मेथी का शतपुष्पा, लहसुन, हरिद्रा, सैंडव और तैल। तैल जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिसीज यूज करते हैं। जैसे कि कार्पासस्यरी तेल है, उसका उपयोग हम लोग अवभावक में कर सकते हैं। पक्षाघात में अ, उसमें बला अश्वगंधा तेल है, इसका यूज कर सकते हैं। कटिग्रह ग्रीवाग्रह में सहचर तेल या मुरीवेन्ना तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। संदिग्ध वात में दशमूल तेल, इसका भी इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ये मेजरली जंभीर पिंडस में जो है वो वात कफज कंडीशंस में इसका उपयोग होता है। तो ये सभी जो पिंडस वेद के टाइप्स देखे हम लोगों ने, ये रुक्ष टू स्नेहन या कर्षण टू भ्रुवण करने वाले ऐसे होते हैं। वालु का स्वेद, चूर्ण पिंड स्वेद, ये सभी जो है ये रुक्ष कैटेगरी में आने वाले रहते हैं। और स्निग्ध कैटेगरी में षष्टिकशाली पिंड स्वेद, मांस पिंड स्वेद या माश पिंड स्वेद, ये सभी जो है या भ्रुवण कैटेगरी में या संतर्पण कैटेगरी में आने वाले रहते हैं। और जो पत्र पिंड स्वेद है, जंबीर पिंड स्वेद है या धान्याम्ल पिंड स्वेद है, ये सभी जो है ये रुक्ष स्निग्ध स्वेद पद्धति में आने वाले रहते हैं। तो ये जो है ये पिंड स्वेद के बारे में यहाँ पे इसका वर्णन हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो है नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद जो है इसमें जो है जो वाफ आती है औषधि द्रव्यों की, कषाय की, उसको एक पाइप के थ्रू हम लोग वहाँ पे जहाँ पे भी स्वेदन कराना है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें डिफरेंट हर्ब्स जैसे कि एरंडा है, शिगुरु है, निर्गुंडी है, इसका अकॉर्डिंग टू दोष यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉमनली सब सभी जगह पे दशमूल कषाय का यूज किया जाता है। ये एक एकांग स्वेद रहता है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी जो रहती है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम लोग नाड़ी स्वेद देते हैं तो कम से कम 1 से 2 फीट का अंतर होना चाहिए नाड़ी और पेशेंट के पार्ट जहाँ पे हम लोग स्वेदन देते हैं। और जहाँ पे हम लोग स्वेदन देते हैं वहाँ पे अपना हाथ रख के अपने डॉर्सम ऑफ द हैंड को अपने वो टेम्परेचर चेक करना चाहिए और उसके बाद ही वो वेपर्स वहाँ पे छोड़ने चाहिए। इसके इंडिकेशन जो है वो प्रिद्रसी, पृष्ठशूल, मन्नाशूल, अर्धित पक्षाघात और वैसे ही बिफोर नस्य और बस्ती, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। नस्य में भी तापस्वेद या नाड़ी स्वेद हम लोग यूज कर सकते हैं और बस्ती में भी स्थानिक स्वेद जहाँ पे उदर, कटी और पाद प्रदेश में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाड़ी स्वेद के लिए द्रव्य बोले गए हैं। इसमें से जो पहले है कि ग्राम्य अनुप उदक मांस, ये सभी जो है या पय, बस्तशिर, ये सभी वातज विकारों में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे जो आता है वारुणा, अमृत का एरंड, शिगुरु, मूलक, सरशप, वासा इत्यादि जो द्रव्य है ये सभी हम लोग कफज विकारों में इसका नाड़ी स्वेद में उपयोग कर सकते हैं। और जो भौतिक पंचमूलाभ्याम मतलब दशपंचम, दशमूल है, दधिमस्तु है, मूत्र है, अम्ल है, ये सभी जो है ये वात कफज विकारों में हम लोग नाड़ी स्वेद के लिए यूज कर सकते हैं। नाड़ी स्वेद का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है जिसको हम लोग शिरोधूम बोलते हैं। ये भी एक नाड़ी स्वेद या उष्म स्वेद का प्रकार होता है। इसमें क्या करते हैं कि एक सेम प्रोसीजर रहती है नाड़ी स्वेद के जैसी। ये स्पेसिफिकली हम लोग ऊर्ध्व जत्रुगत जहाँ पे विकार होते हैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नाड़ी स्वेद से जो कुछ भी इसमें भी जो द्रव्य यूज करते हैं वो बलामूल शिरपात रहता है, जिससे वेपर्स आते हैं जो इसको ही हम लोग क्षीर धूम बोलते हैं। ये जो धूम आता है या जो वेपर्स आते हैं ये पेशेंट का मुंह जो है खुला रखने के लिए बोल के उसको जो वेपर्स रहते हैं क्षीर धूम मतलब जो धूम आता है वो वेसल से वो अपने मुख से ग्रहण करना चाहिए। और वो कब तक ग्रहण करना चाहिए कि जब तक वो पूरा उसका मुख जो है स्वेदन नहीं हो जाता है, तब तक ये एप्लीकेशन करना चाहिए। इसके इंडिकेशन जो है वो बेसिकली ऊर्ध्वजत्रुगत विकार जैसे कि अर्दित है, जीवा स्तंभ है, हनुस्तंभ है, स्वरभंग है, ट्राइजेमिनल न्यूरalgia है या मैस्टराइटिस है, ऐसे विकारों में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है अवगाह स्वेद। अवगाह स्वेद मतलब कॉमनली हम लोगों को पता है कि टब बाथ, ये भी एक द्रव स्वेद का प्रकार होता है।
इसमें कौन कौन से द्रव्य यूज करते हैं? इसमें कषाय फॉर्म में रहता है, तैल फॉर्म में रहता है, क्षीर फॉर्म में रहता है, गोमूत्र या कांजी, इन द्रव्यों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये फोटो में जैसे दिखता है कि एक जल कोष्ठक इसको बोला गया है कि एक बड़ा सा टब होना चाहिए या बड़ा सा पात्र होना चाहिए कि जिससे अपना कटी के नीचे का जो भाग है वो वहाँ पे बैठने योग्य ऐसा होना चाहिए। ये सभी पित्तानुबंधी कंडीशन जैसे है, मूत्राशमरी है, आर्ष है, कटिशूल है, पृष्ठशूल है, इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है परिषेक स्वेद। परिषेक स्वेद को ही कायसेक या पिजिनचिल स्वेद बोला गया है। अ, इसको भी द्रव्य कौन कौन से यूज करते हैं कि जलधारा भी होती है, वेगवेगळे बहुत सारे द्रव्यों की कषाय धारा भी होती है, क्षीर धारा भी होती है, स्नेह धारा जैसे कि तैल या घृत धारा भी करते हैं, गोमूत्र, कांजी या धान्याम्ल और तक्र धारा, इन सभी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये जो है शरीर के ऊपर 10 या 12 अंगुली के ऊपर के हाइट्स के ऊपर से इसका हम लोगों को परिषेक करना चाहिए। इसमें द्रव्य के अनुसार कौन कौन से वैल्यू में इसका इस्तेमाल करना चाहिए? तैल जो धारा जो है वो पक्षाघात या कंपवात में इसका इस्तेमाल करते हैं। धान्य अम्ल धारा जो है वो अमवात या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इसका यूज करते हैं। क्षीर धारा जो है ये वातरक्त, न्यूराइटिस ऐसे कंडीशंस में इसका इस्तेमाल होता है। गोमूत्र या अमवात और कटिग्रह जहाँ पे स्टिफनेस है ऐसी अवस्थाओं में इसका यूज करते हैं। कषाय धारा जो है वो कफ संश्लिष्ट व्याधि जहाँ पे रहते हैं उसमें जैसे कि ग्रह है और शूल है ऐसी अवस्थाओं में कषाय धारा का इस्तेमाल करते हैं। तक्र धारा जो है वो सोराइसिस और इंसोम्निया मतलब निद्रानाश ऐसे अवस्थाओं में इसका यूज होता है। चिंचा स्वरस का भी धारा का इस्तेमाल करते हैं, वो अमवात और कटिग्रह ऐसी अवस्थाओं में इसका उपयोग होता है। ये जो परिषेक स्वेद है या बाष्प स्वेद वगैरह जो रहता है, इसमें केरलीय ट्रेडिशंस में एक अमल की तलम करने की एक ट्रेडिशन रहती है कि जिससे ब्रेन जो रहता है उसमें ज़्यादा हीट न हो, इसके लिए अमल की तलम अपने हेड के ऊपर वर्टेक्स रीजन में रखा जाता है ताकि ज़्यादा उष्णता पैदा न हो। नेक्स्ट आता है उपनाह स्वेद। उपनाह का अर्थ है उपनाहो बंधनम, एक चर्मपट्ट बंधनम मतलब बैंडेजिंग करना या पोल्टिस जैसा बांधना। इसमें वार्म कल्क मतलब औषधि द्रव्यों का कल्क फॉर्म में बनाया जाता है और उसको पोषण करके वातर द्रव्य, स्नेहयुक्त या अम्ल द्रव्य और लवण ऐसा इस्तेमाल करके उसका शरीर के ऊपर या कौन से एकांग भाग के ऊपर उसका लेप किया जाता है और उसके ऊपर पत्तों से उसका बंधन किया जाता है और इसको हमेशा 12 घंटे तक रखना चाहिए। ग्रंथ में बोला गया है कि अगर रात में बांधा गया अगर उपना है उसको सुबह निकालना है और सुबह में जो बंधा हुआ उपना है उसको रात निकालना है। इसमें पित्तानुबंधी वात व्याधि अगर रहते हैं तो उसमें काकोल्यादि गण और पद्मकादि गण का उपयोग कर सकते हैं और कफ अनुबंधी वात है उसमें सुरसादि गण द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं। इसके इंडिकेशन जो है या अत्यंतिक ऊर्जा है, जहाँ पे संधि स्तब्धता है, शोथ है, ऐसे अवस्था में इसका यूज कर सकते हैं। और बर्साइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, जॉइंट एफ्यूजन है, शोल्डर सबलक्सेशन जहाँ पे है, ऐसी अवस्था में उपनाह या बंधन यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है बाष्प स्वेद। बाष्प स्वेद मतलब सर्वांग स्वेद, ये जो हम लोग रूटीनली प्रैक्टिस करते हैं या देखते हैं, ये हम लोग सिटिंग पोजीशन में या सुपाइन पोजीशन में हम लोग दे सकते हैं। इसमें भी अमल का तलम देना चाहिए ताकि शरीर मतलब मस्तुलंग या शिरो प्रदेश में ज़्यादा गर्मी ना पैदा हो, इसलिए हम लोग अमल की तलम का यूज करते हैं। और इसका बाष्प स्वेद कब तक देना चाहिए कि जब तक ललाट स्वेद उत्पन्न ना हो, मतलब अ, अपने माथे पर जब तक पसीना नहीं छूटता है तब तक इसकी अवधि रहती है बाष्प स्वेद की। इसके बेनिफिट जो है इसमें यूनिफॉर्म हीटिंग रहती है एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी and it is useful as purvakarma to shodhan. It is useful in various vat vadis. It softens and brightens the skin and it is less time consuming. अगर बाष्प स्वेद का यूज करते हैं तो मैक्सिमम 10 टू 15 मिनट्स में पेशेंट को स्वेद आना शुरू हो जाता है और सम्यक स्विन्न के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली जो बात रहती है कि अगर बाष्प स्वेद में हम लोग रुग्ण को रखते हैं
तो उसको अत्यंतिक स्वेदन होकर कभी कभार एक्सेसिव फेंटिंग या भ्रम जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, तो वो नहीं होते हैं। उसके बारे में हम लोगों को उसको हमेशा पूछना चाहिए, या नहीं तो सिर के ऊपर का भाग जो बाहर रहता है, उसमें ललाट स्वेद की उत्पत्ति होती है कि नहीं, इसके ऊपर हमेशा अपना ध्यान होना चाहिए, ताकि भ्रम या मूर्छा उत्पत्ति हम लोग अवॉइड कर सकें, या बाष्प स्वेद के कॉम्प्लिकेशन जो है वो हम लोग अवॉइड कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे स्वेदन का जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं कौन कौन से, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि अवगाह स्वेद, परिषेक स्वेद, उपनाह स्वेद और पिंड स्वेद जो है वेरियस टाइप्स के, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में जो है ये हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेद ग्रंथ में इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बोला है कि शाखा कोष्ठगति लाने में के लिए स्वेदन का उपयोग होता है। जैसे कि वृद्धि अभिसंधात पाकात स्रोतोमुख विशोधनात्, वृद्धि और अभिसंधन जो है वो स्नेहन के वजह से होता है, और पाक और स्रोतोमुख विशोधन जो है वो स्वेदन की वजह से होता है। तो शाखा गोष्ठ गति प्राप्त करने के लिए स्वेदन का महत्व है। वैसे ही दोषों को द्रवत्व प्राप्त करके विलय करके उनको कोष्ठ में लाने के लिए भी स्वेदन का उपयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू अगर मॉडर्न हम लोग देखें तो स्वेट की जो मैकेनिज्म रहती है, वो थर्मोरेगुलेशन जो रहता है, वो वार्म ब्लड की वजह से रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं हाइपोथैलेमस में। जैसे कि प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस जो है, उसमें थर्मोस्टैटिक बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर रहता है, वो एक्टिवेट होके सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होके स्वेट इंड्यूस होता है और स्वेद प्रवर्तन होता है। नेक्स्ट आता है कि इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। स्वेदन की वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसकी वजह से इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटीज होती है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं। इट अगेन इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक रेट एंड स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस, so increase demand of oxygen and increase amount of waste products and उसका निर्धारण होने में इसका मदद होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है ये कोरिलेशन टू आर्मर डाइजेशन हम लोग कर सकते हैं इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट का जो है। नेक्स्ट आता है वैसोडाइलेशन। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर की वजह से नेगेटिव फीडबैक जाता है, इसकी वजह से स्टिमुलेट थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं। फिर वो नर्व इम्पल्स टू प्री ऑप्टिक एरिया, जैसे बोला कि प्री ऑप्टिक एरिया जो हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड रहता है, वो स्टिमुलेट हीट टू लूजिंग सेंटर, इसकी वजह से डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, इंक्रीज इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द रिस्पेक्टिव एरियाज, मैक्सिमम O2 and nutrients and removal of waste products takes place at that time, and it can be correlated with स्रोतोमुख विशोधन। जैसे कि शाखा कोष्ठगति में बोला गया है कि पाक और स्रोतोमुख विशोधन, इसका हम लोग वैसोडाइलेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। फिर आता है स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर की वजह से स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स वाया हाइपोथर्मिक एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, इंक्रीज स्वेट प्रोडक्शन, मोर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, इसको हम स्वेद जनन इसके कार्मुकता के लिए हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है कि स्वेदन करते समय हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसको अभ्यंग के बिना कभी भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पे रुक्ष स्वेद है वहां पे हम लोग डायरेक्ट स्वेदन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी बाष्प स्वेद है, अवगाह स्वेद है, परिषेक स्वेद है या पत्रपिंड स्वेद है, उसको स्नहन करा के ही हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मृदु स्वेद जो है वो हमेशा हृदय, वृषण और नेत्र इन अवयव के यहाँ पे मृदु स्वेदन देना चाहिए। मध्यम स्वेदन जो है वो वंशन रीजन, इग्वाइनल रीजन में देना चाहिए। और जब भी हम महान स्वेद या बाष्प स्वेद या षष्टिशाली पिंड स्वेद है या परिषेक स्वेद है, उस समय हमेशा अपने को अमल का तलम करना चाहिए, ताकि एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन ना हो शरीर प्रदेश में। वैसे ही हमेशा स्वेद जो है वो पित्त प्रधान अवस्थाओं में और पित्तज विकारों में और क्लेद प्रधान विकारों में, जैसे कि कुष्ठ है में है, इसमें यूज नहीं करना है। गिडनेस जो है वो हमेशा पित्त प्रधान, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, और अगर शुद्धित अवस्था में हम लोग स्वेदन करते हैं, कुछ खाए बिना ही उसको हम लोग स्वेदन कराते हैं, तो गिडीनेस ये कॉमन सिम्टम प्रैक्टिकली दिखने को मिलता है। और जब भी हम पिंड स्वेद का यूज करते हैं तो हमेशा अपने पोटली का जो टेम्परेचर है वो अपने डॉर्सल ऑफ द हैंड को चेक करना चाहिए, ताकि हम लोग पेशेंट को की स्किन का बर्न अवॉइड कर सकें। और हमेशा स्तंभ, शीत और शूल, गौरव, इनके जो लक्षण हैं ये कम होते हैं कि नहीं, इसके बारे में देखना चाहिए।
और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बाष्प स्वेद है या कोई भी स्वेदन है तो उसमें ललाट स्वेदन आता नहीं तब तक वहाँ पे स्वेदन करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। सम्यक स्वेदन के लक्षण जैसे कि ग्रंथ में बोले हैं कि शीतशूल व्यपरमे स्तंभ निग्रहे संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनात् विरतिरि मतः। मतलब एंड पॉइंट्स कहाँ पे है कि स्वेदन कब तक करना चाहिए, जब तक शीत नाश ना हो, शूल नाश ना हो, स्तंभ यानी स्टिफनेस कम ना हो, गुरुता मतलब हेवीनेस का नाश ना हो, और संजाते मार्दवे मतलब शरीर में मृदुता तब तक उत्पन्न ना हो तब तक यहाँ पे स्वेदन करना चाहिए। सुश्रुत ने भी वैसे ही बोला है कि स्वेद स्राव मतलब स्वेद निर्गमन जब तक हो तब तक करना चाहिए, व्याधि हानि व्याधि का शमन न हो तब तक करना चाहिए, शरीर में लघुता उत्पन्न हो, और शीत अर्कित्व शीत पदार्थों की उत्पन्न इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए, और गात्र या आतुर में मृदुता उत्पन्न हो तब तक सम्यक स्वेदन करते रहना चाहिए। यह सम्यक स्वेदन के लक्षण इसमें बोले गए हैं। स्वेद प्रयोग के सिद्धांत जैसे कि कौन कौन से अवस्था में क्या क्या करना चाहिए, वो जो है वो रोग के अपेक्षा रहता है। वैसे ही रोग की अवस्था के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा वृक्ष स्वेद करना है या स्निग्ध स्वेद करना है वो डिपेंड करता है। वैसे ही कौन से हम लोग द्रव्य यूज करते हैं, रुग्ण का बल कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी महास्वेद देना है, मध्यम स्वेद देना है या मृदु स्वेद देना है, ये डिपेंड करता है। यही आगे के श्लोक में दिया है कि व्याधौ शीते शरीर महान स्वेदो महाबले। जब व्याधि बलवान हो, शीत काल अधिक हो, शरीर भी बलवान हो या रुग्ण भी बलवान हो तो उसमें महान स्वेद देना चाहिए। और वो सभी चीजें अगर दुर्बल है मतलब व्याधि अल्प है, शीतकाल भी अल्प है, और रुग्ण काल बल भी अल्प है तो उसमें मृदु स्वेद या अल्प स्वेद देना चाहिए। और ये सभी अगर मध्यम अवस्था में रहता है तो इसमें मध्यम स्वेद का उपयोग करना चाहिए। वैसे ही उन्होंने वात श्लेष्मणि वात और कफ में भी स्निग्ध स्वेद वृक्ष स्वेद इसका उपयोग करने के लिए बोला गया है। दोष विशेष में स्वेद विशेष का उपयोग ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि श्लेष्मा अगर श्लेष्म प्रधान व्याधि जो है तो उसमें ताप स्वेद और उष्ण स्वेद का उपयोग करना चाहिए। अगर वात प्रधान व्याधि है तो उसमें उपनाह स्वेद का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ पे पित्त संस्कृत वात व्याधि है तो उसमें द्रव स्वेद का उपयोग करना चाहिए। तो इन नटशेल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रोल ऑफ स्वेदन इन ट्रीटमेंट। स्वेदन जो है अगर स्नेह या स्निग्ध गुणात्मक द्रव्यों के साथ अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो भ्रूण करने या संतर्पण करता है शरीर में। और वही स्वेदन अगर रुक्षण या रुक्ष द्रव्यों के साथ अगर उसका संयोग होता है तो शरीर में अपतर्पण या लंघन करता है। ठीक है। टू कंक्लूड कि हमेशा स्वेदन द्रव्यों का बारे में ज्ञान होने से ही उसके साथ में भी अपने को प्रोसीजर का भी नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। और साथ में ही जो वैद्य है वो दोषों और दुष्टों की अवस्था उसके अकॉर्डिंग स्निग्ध द्रव्य कौन सा यूज करना है या रुक्ष द्रव्य कौन सा यूज करना है वो उसके युक्त के अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। और हमेशा क्लासिकल प्रोसीजर्स कैन बी मॉडिफाइड। मतलब हम लोगों ने जो विविध प्रकार देखे कि चूर्ण पिंड स्वेद है, वालु या जंभीर पिंड स्वेद है या कुक्कुट अंड पिंड स्वेद है, ये सभी अल्टरेशन है। ये सभी स्निग्ध और रुक्ष द्रव्यों के भेद है। तो ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हैम्पर न करते हुए हम लोगों को बेटर रिजल्ट्स मिलने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन for patient listening. Any doubts regarding this, you may ask. Hello, anybody has question? Hey, so, so there are questions in chat box. Okay, sir.
हेलो अमित सर। हाँ हाँ, यस यस। हाँ पेडियाट्रिक में स्वेदन कैसे करते हैं? डॉक्टर। हेलो। हाँ, प्लीज प्रोसीड। यस। या पेडियाट्रिक कंडीशंस में जैसे कि बाल्यावस्था में हस्तस्वेद देने का वर्णन किया है कश्यप संहिता में। बाल्यावस्था में हस्तस्वेद दे सकते हैं, जो एक तापस्वेद का प्रकार है। उसका इस्तेमाल हम लोग प्रकार उपयोग कर सकते हैं। और तापस्वेद में जैसे कि कपड़े से भी स्वेदन करना है, अगर उधर जैसी अवस्था है, उसमें भी हम लोग कपड़े की सहायता से हम लोग उसका तापस्वेद या हॉट वाटर बैग या हीटिंग पैड से भी इसका तापस्वेद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेडियाट्रिक कंडीशंस में जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ऐसे कंडीशंस में भी षष्टिकशाली पिंड स्वेद या मांसपिंड स्वेद इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर हाउ मच टाइप स्वेदन इज सफिशिएंट। स्वेदन जो है, जो षष्टिशाली पिंड स्वेद है या पत्रपिंड स्वेद है, इसको हम लोग 7 days 14 days अकॉर्डिंग टू द अवस्था ऑफ द डिसीज इसको हम लोग दे सकते हैं। स्वेदन कर्म जो है, जब तक ललाट स्वेदन जो बोला है, जब तक न उत्पन्न न हो तब तक हम लोग स्वेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। मतलब मिनिमम जो है वाष्प स्वेद में जो है 10 to मैक्सिमम 20 मिनट्स तक हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन वी गिव स्थानिक स्वेदन बिफोर शुक्रल बस्ती इन मेल? शुक्रल बस्ती मतलब यहाँ पे अगर हम लोग शुक्र बस्ती का यूज करते हैं, अ, तो उसमें भी हम लोग उधर और कटि प्रदेश में स्थानिक नाड़ी स्वेद हो या तापस्वेद में हॉट वाटर बैग फर्मेंटेशन है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इफ जम्बीर पिंड स्वेद नहीं कर पाए तो फ्रोजन शोल्डर में पत्र पिंड स्वेद कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। उसमें पत्र पिंड स्वेद भी इसका यूज कर सकते हैं। उसमें स्नेह द्रव्य जो है वहाँ पे हम लोग बदल सकते हैं। स्नेह द्रव्य में जैसे कि कार्पास कस्तरी तेल है या बलागुड़ इत्यादि तेल है, इसका हम लोग इस्तेमाल करके वहाँ पे पत्र पिंड स्वेद दे सकते हैं। विच कषाय टू बी गिवन इन नाड़ी स्वेद? नाड़ी स्वेद में हम लोग जैसे कि दशमूल क्वाथ जो है वो कॉमनली सभी जगह पे यूज करते हैं। वैसे भी चरक में सूत्रस्थान के 14th अध्याय में उन्होंने अकॉर्डिंग टू दोषानुबंध विविध द्रव्यों का उपयोग बताया है। जैसे कि वातज अवस्थाओं में मांसरस है या स्निग्ध द्रव्य है, वैसे कपज अवस्था में वरुण वरुण है, शिग्रु है, वासापत्र है, इत्यादि द्रव्यों का यूज कर सकते हैं। और वात कफात्मक दोष के हिसाब से हम लोग दशमूल है या लघु पंचमूल है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। वो रिकॉर्ड डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू दोषानुबंध। काइंडली एलेबोरेट वेरियस द्रव्यज ऑफ पत्र पोटली लाइक चूर्ण, पत्र, स्नेह अकॉर्डिंग टू वेरियस डिसीज। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर जहाँ पे वात व्याधि रहते हैं तो उसमें हम लोग निर्गुंडी पत्र, एरंड पत्र, सहचर पत्र, शिगुरु पत्र, उसमें मेथी का लहसुन चूर्ण, लहसुन, नींबू, इन द्रव्यों का पत्र पोटली में यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें स्नेह में हम लोग स्नेह सहचर तेल है या मुरीवेन्ना तेल है, इनका हम लोग वात व्याधियों में उपस्तंभित है निरुपस्तंभित है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। स्किन डिसीज में जैसे कि विचर्चिका कुष्ठ है या विपादिका कुष्ठ है, उसमें हम लोग नींब पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं पत्र पुटले के लिए। और उसमें स्नेह द्रव्य जो है उसमें हम लोग महातिक्त घृत या मंजिष्ठादि तेल, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
sir, in Upanaha Sweda, various combinations like Kottam Chukkadi Churna, can we use Vatagana oil mixed with the Churna? Yes, madam. We can use these various churnas which were mentioned is Churna Pinda Swed, like Kottam Chukkadi Churna, ya Kolkulatta di Churna, Dashanga Churna, with according to the disease or the condition of the avastha of the patient in various disease. Just like in frozen shoulder, you can use it with Karpasasthyadi tail, or Prabhanjan Vimardhan tail. In tennis elbow like conditions, you may use it with Balagudichari tail, the Kottam Chukkadi Churna with Balagudichari tail. We can use it. फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट में बैंडेजिंग कर सकते हैं क्या ग्रंथि के विलयन के लिए एन ऑफ विचित्रव्य? कभी इस्तेमाल तो नहीं किया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ग्रंथि की चिकित्सा ऐसा सोच के उसमें उपनाह या बैंडेजिंग के लिए हम लोग कोट्टम चुक्कादी चूर्ण जो है या कोलकुलत्थादि चूर्ण जो बोले गए हैं उसका इस्तेमाल हम लोग उपनाह के रूप में वहाँ पे कर सकते हैं. Also, if you can elaborate on लवन स्वेद. लवन स्वेद जो है वो वालुका पोटली स्वेद जैसे ही इसका इस्तेमाल किया जाता है. वालुका पोटली स्वेद में इसमें हम लोग लवण ऐड करके जो विविध प्रकार के लवण बोले हैं उसमें से बीड लवण हो या सोरोचल लवण जो है इसका इस्तेमाल करके हम लोग इसका इस्तेमाल जो बड़ा उसको हम लोग मराठी में बोलते हैं की मोठं मीठ जे असतं खडे मीठ असं म्हणतो आपण त्याला, उसका इस्तेमाल हम लोग लवण स्वेद के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि आमवातज कंडीशंस है या उपस्तंभित वात व्याधि है, कफज संप्राप्ति जहाँ पे है उसमें हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं. Okay, I think there are no questions anymore. Is there anyone? Any questions? Hello, Hello. Dr. Ashish sir, any questions anymore? Wait for 1 minute. Anybody has a question? So Amit sir, thank you for your lecture. And it's a gentle reminder to attend it. Tomorrow's lecture is sterilization of instruments in general practice. Thank you, Amit sir, for your valuable words for us. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. The session is over. Hello. Okay, bye.